हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो जो भी बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 4 आपका यूनिवर्सिटी वाला जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, 2 इंटरनल सब्जेक्ट है। तो 4 जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है वो आपका HAP सेकेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और पैथोफिजियोलॉजी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं कि पैथोफिजियोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे और क्या ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ लें तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे या अच्छा मार्क्स हमें आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ बात करने वाले हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को स्टूडेंट, आपको पैथोफिजियोलॉजी जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है तो ये थोड़ा सा रिलेटेड है आपका, ठीक है, HAP से। तो अगर जो स्टूडेंट HAP ठीक से नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार जरूर HAP ठीक से पढ़ ले। उसके बाद आप लोग अगर पैथोफिजियोलॉजी पढ़िएगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। वीडियो लास्ट होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले HAP पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पैथोफिजियोलॉजी का मतलब समझ जाते हैं। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी ऐसे तो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पैथोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी। 2 सब्जेक्ट होता है, एक पैथोलॉजी होता है, एक फिजियोलॉजी होता है। तो पैथोलॉजी का मतलब हो गया पैथोजेंस की स्टडी, यानी आपका जो डिजीज है उसकी स्टडी करना पैथोलॉजी में करते हैं। और फिजियोलॉजी में तो आपको पता है, आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ लेकिन जो पढ़ना है वो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना है, यानी जो पैथो यानी जो डिजीज है उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, यानी डिजीज किस कारण हो रहा है, ठीक है, कॉज पढ़ना है, सिम्टम्स पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है कि क्या कारण है कि ये डिजीज आपको हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ना होता है। तो आपको पता है टोटल 5 यूनिट है आपके पैथोफिजियोलॉजी में भी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे फर्स्ट आपका लिखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले होम्योस्टेसिस पढ़ना है, जो आपने होम्योस्टेसिस HAP फर्स्ट में ही आपने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिया होगा, फीडबैक सिस्टम। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखना है, सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशन और सेल डेथ। ठीक है, कॉमन सेल इंजरी क्या होता है, फिर सेल एडेप्टेशन आपको इम्पोर्टेंट है कि नए इन्वायरमेंट में कैसे आपका सेल एडॉप्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर सेल डेथ क्या होता है कि हाँ सेल अब डेथ हो गया है, अब वो दोबारा आपका रिवर्स नहीं हो सकता, यानी दोबारा वहाँ पे सेल आपका सही नहीं हो सकता। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है इस यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, ये आपका यूनिट थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो आपके बहुत हैं, तो 2-2 नंबर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यहाँ से आपके उठ के आते हैं। ठीक, अब आते हैं यूनिट सेकेंड में। अब यूनिट सेकेंड से आपका यूनिट 5 तक जब भी स्टार्ट हो रहा है वो सभी आपके डिजीज है। ठीक है, आपको सिस्टम दिया हुआ है, आपको याद होगा, आप अगर HAP पढ़े होंगे तो आपको HAP में टोटल 11 बॉडी सिस्टम है। ठीक है, तो टोटल बॉडी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, ठीक है, वही इसमें आपको डिस्कशन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये नहीं है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, उसी डिजीज के बारे में पढ़ना है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, CHF हो गया, इसेमिया हार्ट डिजीज हो गया, ठीक है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, हार्ट फेलियर हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर डिजीज है, वो आते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज हैं, जैसे अस्थमा हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज हो गया, यानी सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम यानी अब आप ये मत समझिएगा कि रीनल सिस्टम इट मीन्स क्या, आपने HAP में, ठीक है, आप किडनी पढ़े होंगे, ठीक है, तो रीनल इट मीन्स किडनी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार आपको ना पैथोफिजियोलॉजी में एक्यूट और क्रोनिक की बात आएगी। ठीक है, और ये यहाँ अगर आप लोग जान लीजिएगा तो आगे चल के जब आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़िएगा तो वहाँ इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए एक्यूट और क्रोनिक 2 वर्ड है। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक जो मैं 2 चीज़ों को देख के, एक टाइम एक डेवलपिंग,
दो चीज़ों को देखते हुए मैं बताऊं तो एक्यूट इट मीन्स शॉर्ट टाइम, क्रोनिक इट मीन्स लॉन्ग टाइम। डेवलपिंग में बोलूं तो एक्यूट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए डेवलप होते हैं और जो क्रोनिक होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप होते हैं। तो अब इसमें डिजीज की बात हो रही है, पैथोफिजियोलॉजी है तो डिजीज की बात होगी, बीमारियों की बात होगी। तो अब इसमें दो प्रकार की बीमारी आती है, एक एक्यूट डिजीज, एक क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो एक्यूट के बारे में मैंने क्या बताया, शॉर्ट टाइम और शॉर्ट डेवलपिंग। यानी एक्यूट डिजीज में वो डिजीज आएंगे जो 2 दिन, 1 दिन, कुछ घंटों के लिए आपके आते हैं, जैसे डायरिया हो गया, नॉर्मल फ्लू हो गया, नॉर्मल फीवर हो गया। ठीक है, ये सब लूज मोशन हो गया, ये सब आपके नॉर्मल क्या है, डिजीज है। ठीक है, जो आपको 1-2 दिन में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको शॉर्ट डेवलपिंग भी होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए आपके होते हैं। नेक्स्ट क्रॉनिक, आपका एक क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक यानी लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी आपका सप्ताह, महीना, 2 महीना तक जो डिजीज रहते हैं वैसे, जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे हमारे अभी काफ़ी चल रहा है, डायबिटीज हो गया है, किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, किसी को कुछ और बीमारी है। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम, अस्थमा हो गया, तो ये सब आपके क्रॉनिक डिजीज है, यानी लंबे समय तक ये क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इजीली समझ गए, एक्यूट यानी कम समय, क्रोनिक यानी बड़ा समय। ठीक है, यानी ज़्यादा दिन तक। ठीक है, तो एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 में आपका जो सबसे फर्स्ट है वो हीमेटोलॉजिकल डिजीज पढ़ना है। तो अब हीमेटोलॉजिकल यानी हीम यानी ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं वहाँ, तो ब्लड से रिलेटेड कॉमन नेम एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया डिजीज के बारे में पढ़ना है, हीमोफीलिया के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट दिया है इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज। तो अगर आपने इंडोक्राइन सिस्टम आपने HAP में पढ़ा होगा, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो आपका डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है, वहाँ पे आपने अलग अलग हार्मोन्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिजीज पढ़ना है। जैसे डायबिटीज है तो आपने वहाँ पे इंसुलिन पढ़ा होगा, तो इंसुलिन की कमी के कारण हमें डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज पढ़ना है। फिर आपको वहाँ पे थायराइड ग्लैंड पढ़ा होगा आपने, थायराइड ग्लैंड से आपको थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो वो उसके कारण जो डिजीज होता है वो आपका थायराइड डिजीज पढ़ना है। नेक्स्ट 6 हार्मोन से रिलेटेड जो डिसीज होता है, तो वहाँ आपने टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स पढ़ा होगा, 6 हार्मोन। तो ये हार्मोन से रिलेटेड जो डिजीज है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो सिंपल है इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपने HAP में नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया होगा। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है, जैसे एपिलेप्सी हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया। ठीक है, ये कुछ कॉमन आपके डिजीज होते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आपका सबसे कॉमन डिजीज जो होता है, जो यहाँ आपको पढ़ना है, पेप्टिक अल्सर है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिजीज पढ़ना है तो पेप्टिक अल्सर, तो वहाँ भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया होगा कि हाँ आपका एक HCl होता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो जब वो स्टमक के लेयर को डैमेज करना शुरू कर देगा तो पेप्टिक अल्सर डैमेज आपका होता है। और सबसे मेन कॉज जो होता है, H. पाइरोली नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके कारण आपका पेप्टिक अल्सर मेन कॉज आपका होता है। चलिए नेक्स्ट वो आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये यूनिट बढ़ेगा। नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले आपका आता है इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, ज्वाइंटिस, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट बोन्स एंड ज्वाइंट से रिलेटेड डिजीज आएगा, जिसमें हेमेटोइड आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एंड गॉट होता है, यानी आपका जो बोन्स से ज्वाइंट होता है। ठीक है, बोन्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो डिजीज है वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें कैंसर पढ़ना है। ठीक है, कि कितने टाइप्स के कैंसर है, प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, कौन कौन से उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा थोड़ा कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये कैंसर पढ़ लेना है, बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट यूनिट 5 में हमें सिंपल 2 चीज़ें हैं, एक STD है, एक इन्फेक्शन डिजीज है। इन्फेक्शन डिजीज में हमारा कॉमन मेनिंजाइटिस है, टाइफाइड है, लेप्रोसी है, ट्यूबरक्लोसिस है, UTI है। UTI मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कॉमन ये आपके जो इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज है वो हैं। और STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें आपका एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया पढ़ना हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स आपके यूनिट 2 से लेके यूनिट 5 तक जितने भी हैं सभी आपको डिजीज ही पढ़ना है। ठीक है, तो कॉमन आप